स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के साथ सामने होते हैं। चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आखिरकार डीके शिव कुमार को दिलाई है कुर्सी। दोस्तों बताएंगे दो बड़ी रिपोर्टों में किया गया है बड़ा खुलासा दोस्तों, जहां कांग्रेस पार्टी अब प्रियंका गांधी के हिसाब से चल रही है। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या किया प्रियंका गांधी ने कि अचानक से डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को लेकर फैसला भी हो गया और पार्टी के अंदर से एक चू की आवाज नहीं आई। दोस्तों बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी अपडेट इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राहुल गांधी के बीच में एक बार फिर से बयानबाजी देखने को मिली है। दोस्तों बताएंगे राहुल गांधी ने कैसे धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर किया है पलटवार और इसी के साथ में शिक्षा मंत्री अब बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। दोस्तों उनके मंत्रालय को राज्यसभा के संसदीय समिति ने बुलाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। और कब लेंगे डीके शिव कुमार शपथ, बताएंगे किस तरीके की हो रही है तैयारी। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जो 2018 के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं हो पाया, वो अगर 2026 में कर्नाटका के अंदर हो गया और शांतिपूर्ण तरीके से एक नेता अपने पोस्ट से इस्तीफा देकर दूसरे को जिम्मेदारी सौंप दे रहा है, तो जरूर कुछ बदलाव हुआ है। और वो बदलाव है प्रियंका गांधी, और उन्हीं के कारण बिना किसी विरोध के एक सूर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री इस्तीफा लेने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2018 में कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने के बाद 2020 में 2.5 साल होने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को आगे किया जाना था, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। दोस्तों अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे और उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर सचिन पायलट बने रहे और उनके तमाम विरोध के बावजूद भी अशोक गहलोत को पोस्ट से नहीं हटाया जा सका। दोस्तों उस समय कांग्रेस पार्टी आला कमान अशोक गहलोत से नाराज था, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों दूसरा एक उदाहरण छत्तीसगढ़ से सामने आता है, जहां पर 2.5 साल के रोटेशन के मामले पर पार्टी ने सरकार बनाई थी और भूपेश बघेल के बाद टीएस सिंहदेव को अगला मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन यहां पर भी बदलाव नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन कर्नाटका के अंदर सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्रियंका गांधी है। दोस्तों ऐसा हम नहीं बोल रहे, बल्कि देश के प्रसिद्ध अखबारों और टीवी चैनलों में ये दावे चल रहे हैं। दोस्तों टीवी चैनल ग्रुप एबीपी न्यूज में जो दावा किया गया है वही दावा जागरण के अंदर किया गया है। दोस्तों दोनों जगह प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आने के बाद से परिवर्तन को लेकर दावा किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका इकाई में पूरी तरीके से घमासान थम चुका है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से थमा है ये पूरा खेल प्रियंका गांधी की वजह से हुआ है। सिद्धरमैया ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक में कह दिया कि राहुल गांधी जो कहेंगे मैं वो करूंगा, मैं पूरे कैबिनेट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब इन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी पार्टी हाईकमान को बार बार चेतावनी दे रही थी कि जो नेता देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों के दबाव में नहीं झुका, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ में खड़ा रहा, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब प्रियंका गांधी पार्टी आला कमान से बार बार सिद्धरमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रही थी। दोस्तों प्रियंका गांधी के इस जोरदार तरीके के हस्तक्षेप के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मन बनाया। दोस्तों यहां तक कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे, जहां पर खड़गे को प्रियंका गांधी ने समझाया कि पार्टी की विचारधारा को कैसे आगे लेकर जाना है और पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है और डीके शिव कुमार को अगली जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी इस बात पर अड़ी रही दोस्तों, और इसके बाद डीके शिव कुमार की बात को राहुल गांधी तक पहुंचाने में भी प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान रहा। और इन सारे दावों के बीच में बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार कर्नाटका में वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2020 के अंदर जब राजस्थान के अंदर सत्ता का संघर्ष हुआ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, ऐसा ही छत्तीसगढ़ के अंदर भी हुआ। तब कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान हुआ करते थे उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे होते थे दोस्तों, और केसी वेणुगोपाल का नाम जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस बार केवल एक अंतर है, वो है प्रियंका गांधी, और उनकी मौजूदगी के बाद ये ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आला कमान 2014 के बाद सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कायाकल्प करने में प्रियंका गांधी का हाथ है और ये जो दो रिपोर्ट छपी है ये 100% सही रिपोर्ट है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने सीबीएसई के द्वारा ओएसएम स्कीम का इस्तेमाल करके यानी ऑन स्क्रीन पेपर चेक किए जाने के मामले को लेकर सवाल खड़ा किया दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से छात्रों के नंबर इतने कम आए हैं दोस्तों कि छात्रों का भविष्य पूरी तरीके से अधर में लटका हुआ है। और अब भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री इस बात की स्वीकार्यता दे रहे हैं, यानी मान रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट के कमी के कारण कई सारे युवाओं के सीबीएसई में नंबर कम आए हैं, मार्क्स कम आए हैं। और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं कि बीते दिन सीबीएसई ने इस मामले पर अपना जवाब राहुल गांधी को दिया। उन्होंने सवाल खड़ा किया था, ये
भारत सरकार की खरीद नीति के अनुरूप हुआ है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी अनियमितता यानी कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ऐसा लगता है कि वे अलग मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं। लगातार चुनावी हार के बाद उनके में हताशा देखने को मिल रही है। उन्होंने SIR का विरोध किया, EVM का विरोध किया, डिजिटल इंडिया का विरोध किया और अब वो इस तरीके से OSM का भी विरोध कर रहे हैं। दोस्तों सवाल यह है कि राहुल गांधी विरोध नहीं कर रहे, विरोध तो वो छात्र कर रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से पेपर दिया और बीजेपी सरकार ने बिना ट्रेनिंग के यानी कुछ एक दिन की ट्रेनिंग देकर OSM स्कीम के तहत बच्चों के पेपर को चेक कर दिया। दोस्तों ऑन स्क्रीन पेपर चेक हुआ, जिस कारण से लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। लेकिन शिक्षा मंत्री राहुल गांधी को लेकर तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। दोस्तों राहुल कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना चाहे हमला कर सकते हैं, लेकिन इसे आपके अपराध माफ नहीं होंगे और ना ही इसे मैं 18,50,000 बच्चों के लिए जवाब मांगने से रुकूंगा। CBSE OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग का ठेका कोयम्ट नाम की एक कंपनी को दे देता है। और ये सवाल हमारा है कि आपने ऐसा ठेका क्यों दिया जो कंपनी अपने पुराने नाम ग्लोबरेन के नाम से जाना जाता था और पहले ही विवादों में घिरा हुआ था। उसके पेपर चेकिंग के कारण तेलंगाना के अंदर 2018-19 के अंदर जब KCR की सरकार थी तो इसी कंपनी पर गंभीर आरोप लगे थे और कई सारे छात्रों ने अपनी जान दी थी केवल इस कंपनी के गलत काम करने के कारण। यानी इसने वहां पर भी जब मार्किंग की थी, चेक किया था, तो पेपर में ऐसी चेकिंग कर दी जिससे बच्चे होपलेस हो गए थे। और ये एक बार फिर CBSE में आकर इसी तरीके का ड्रामा कर रहे हैं और इस कारण से कई सारे छात्र अभी परेशान चल रहे हैं। और राहुल गांधी आगे कहते हैं कि दोनों ही मामले में ये दोषी कंपनी है। जिम्मेदारी की बात करें आप, अगर प्रधानमंत्री को परवाह होती तो उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए आपको बहुत पहले ही उन्होंने बर्खास्त कर दिया होता, लेकिन उन्होंने आपको बर्खास्त नहीं किया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी को देश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर आप भी मानते हैं कि अब शिक्षा मंत्री को राहुल गांधी के इन बयान पर जवाब देना चाहिए, इस बयान पर जवाब देना चाहिए। कब तक सवालों से बचेंगे शिक्षा मंत्री? नीट पेपर लीक के बाद अब CBSE के OSM के मां को लेकर बुरी तरीके से मंत्री फंसे पड़े हैं दोस्तों। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि मंत्री और मंत्रालय के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। एक संसदीय समिति ने परीक्षा के संचालन के संबंध में परीक्षा एजेंसी द्वारा दिए गए आश्वासन के सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और NTA और CBI के अधिकारियों को शुक्रवार को अपने पक्ष रखने के लिए तलब किया गया है दोस्तों। राज्यसभा सचिवालय के द्वारा 27 मई को एक नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। और ये नोटिस जो जारी किया गया है उसमें सरकारी आश्वासनों पर गठित समिति शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी और राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह और CBI के निदेशक प्रवीण सूद को बयान देने के लिए जवाब देने के लिए बुलाया गया है दोस्तों। नोटिस में कहा गया कि ये मामला राज्यसभा में 27 नवंबर 2024 को पूछे गए एक गैर तारांकित प्रश्न के उत्तर में NTA द्वारा परीक्षा के संचालन के संबंध में दिए गए आश्वासन से संबंधित है। ऐसे में दोस्तों अब ये जो जवाब मांगा जा रहा है, देखते हैं मंत्रालय के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है। जिस तरीके से अब शिक्षा मंत्रालय को घेरा जा रहा है दोस्तों, चौतरफा कह सकते हैं कि जल्द शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आएगा, धर्मेंद्र प्रधान वापस से भाजपा संगठन में भेजे जाएंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ कर्नाटका को लेकर एक सवाल सबके मन में है कि सिद्धरमैया ने अपना इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अगले मुख्यमंत्री कब शपथ लेंगे दोस्तों। तो इसे लेकर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि DK शिवकुमार 3 जून को शपथ लेंगे दोस्तों, यानी अगले हफ्ते बुधवार को शपथ लिया जाएगा और 10 मिनिस्टर साथ में शपथ लेने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए DK शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों के दोनों पहुंच गए थे दोस्तों बीते दिन, और चर्चा चल रही है। बाकी मंत्रालय को लेकर भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। समीकरण बिठाना एक बड़ी चुनौती है दोस्तों। सारे नेताओं के समर्थकों को मंत्रालय देकर उन सबको खुश करने के साथ साथ आम जनता के लिए क्या फायदेमंद होगा उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन सरकार में एक बदलाव हुआ दोस्तों और कांग्रेस पार्टी की सरकार में बदलाव हुआ बिना किसी विवाद के। ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है। अगर आप भी मानते हैं कि अब राजस्थान के अंदर भी बदलाव का टाइम आ चुका है, सचिन पायलट को राजस्थान के राज्य की राजनीति की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, जबकि अशोक गहलोत को केंद्र में कांग्रेस पार्टी को लेकर आना चाहिए, यानी देश की राजनीति करनी चाहिए सिद्धरमैया को भी और अशोक गहलोत को भी, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी। ऐसे ही पंजाब के भी कुछ वरिष्ठ नेता है जिनको दिल्ली बुलाया जा सकता है और अलग अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर से केंद्र की राजनीति करवानी चाहिए और युवा नेतृत्व को आगे करना चाहिए। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब भाजपा ने अपना नया प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है दोस्तों। लेकिन पंजाब को लेकर जो बीजेपी वालों के दावे हैं, यानी बड़ी बड़ी बातें बड़ा फेंक रहे हैं बीजेपी के लोग दोस्तों। दावा करते हैं कि पंजाब के अंदर सरकार बनाएंगे क्योंकि बंगाल में सरकार बना लिया। लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि बीजेपी ने जिस व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के अंदर बनाया है दोस्तों, वो कांग्रेस पार्टी से आया हुआ नेता है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता रहे और बीजेपी में अब जो गए हैं उनको बीजेपी ने अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि पंजाब के अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे
आएंगे और राघव चड्ढा जैसे कई सारे और नेता आ गए हैं तो साथ में मिलकर पंजाब में परिवर्तन कर देंगे दोस्तों। लेकिन हकीकत कुछ और है। बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश का प्रधान बनाया बरनाला के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता केवल सिंह ढिल्लों को दोस्तों। और केवल सिंह ढिल्लों भारतीय जनता पार्टी के कोई युवा नेता नहीं है दोस्तों। 74 साल की इनकी उम्र है। तो सोचिए 74 साल के एक व्यक्ति को बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रही है और पंजाब के अंदर जीत का दावा कर रही है, और वो भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी से आया हुआ व्यक्ति है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जब संगठन में बीजेपी को अपनी पार्टी का यानी आरएसएस और संघ की विचारधारा का कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा तो समझ जाइए कि वहां चुनाव केवल मजाक के लिए लड़ा जा रहा है। और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नाम लेने वाला व्यक्ति नहीं है दोस्तों। केवल सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है और कुछ भाजपा के समर्थक है जिनको लगता है कि बीजेपी जब चाहेगी तब पंजाब जीत जाएगी, लेकिन पंजाब के लोग बीजेपी को देखते भी नहीं है दोस्तों, बीजेपी के बारे में सोचते तक नहीं है। तो वोट देना तो दूर की बात है। साथ साथ कर्नाटका की कांग्रेस सरकार में लंबे समय से सत्ता में रहे सिद्धरमैया ने अब अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देते हुए पार्टी हाईकमान के फैसले का समर्थन किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुझे राहुल गांधी जो कहेंगे मैं वो करूंगा, और मंत्रिमंडल सहयोगियों का धन्यवाद भी उन्होंने किया। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने के लिए बीते शाम दिल्ली रवाना हुए दोस्तों, जहां पर खराब मौसम के कारण जयपुर में उनका प्लेन डाइवर्ट कर दिया गया, जहां से वो जयपुर से दिल्ली जाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात बीते शाम हुई है, रात को हुई है, और सिद्धरमैया डीके शिव कुमार एक दूसरे के गले लगते हुए और यहाँ कि डीके शिव कुमार ने पैर छूकर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से आशीर्वाद लिया है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि दोनों नेता मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के लिए कर्नाटका में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी आराम से चल रही है दोस्तों, कहीं कोई भी विवाद नहीं है, जिसे पता चलता है कि भाजपा के लोग तमाम तरीके की कोशिश कर ले, आखिरकार कर्नाटका जीतना बीजेपी के बस की बात नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी तो येदियुरप्पा को हटाकर कोई नया नेतृत्व लेकर भी नहीं आ पाई दोस्तों। जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत मजबूत बताया जाता है, उसका यह हाल है कि वो येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर सकते, जबकि येदियुरप्पा पर पोक्सो का मामला भी चल रहा था दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी जिन्हें जिस दिन डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया, उसी दिन पार्टी ने 28 के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कर ली, क्योंकि वोकालिगा समुदाय अब एचडी कुमारस्वामी और उनके पूरे ग्रुप से अलग होकर यानी जेडीएस पार्टी से इतर अपने मुख्यमंत्री के लिए सपोर्ट करेगी दोस्तों। यानी अगर वोकालिगा समुदाय के पास दो ऑप्शन है कि उनके समुदाय का एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से डंके की चोट पर बहुमत के साथ मुख्यमंत्री है तो उसके साथ जाए, या फिर एचडी कुमारस्वामी जो बीजेपी की कृपा पर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कॉमन सी बात है कि सब लोग वोकालिगा समुदाय के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होंगे दोस्तों। और ओबीसी समर्थन पहले ही कांग्रेस को मिलता है, वोकालिगा साथ में आ जाएंगे तो पार्टी बड़ी अंतर के साथ में जीत हासिल करेगी दोस्तों। और वैसे भी प्रज्वल रेवन्ना वाले केस के बाद कोई भी वोकालिगा समुदाय का व्यक्ति एचडी कुमारस्वामी और देवेगौड़ा के साथ दिखाई नहीं देना चाहते, यानी परिवार को लेकर ही समाज में नफरत हो चुकी है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ किस तरीके से राज्यसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ मचाई थी दोस्तों, और एक तरीके से लोभ देकर लालच देकर राज्यसभा में अपने नेता को जिताने की कोशिश की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी जीत गई और बीजेपी को झटका लगा दोस्तों। लेकिन हरियाणा में शुक्रवार को यानी आज आरंभ होने वाले स्वास्थ्य विभाग के 9 परियोजना के कार्यक्रम को लेकर भाजपा सरकार ने बड़ा दांव खेला है दोस्तों। सरकार ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों और भाजपा सांसदों और विधायकों की सूची जारी की है। इस सूची में कांग्रेस पार्टी के उन 5 विधायकों का नाम भी शामिल किया गया है जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग किया था और कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालते हुए बीजेपी को सपोर्ट किया था, समर्थन किया था दोस्तों। और सबको जब नोटिस दिया गया तो ये लोग कह रहे थे कि हम तो पार्टी के साथ में खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी के लिए काम करेंगे। वो तो वोट इधर से उधर हो गया, यानी पूरी तरीके से दोस्तों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साफ संकेत है कि इन सब लोगों पर कार्रवाई करिए, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, पूरी पार्टी हो, सब पर कार्रवाई होगी। और इसके बाद ऐसी कार्रवाई की गई दोस्तों कि इन विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब ये बीजेपी वालों के साथ में इलू कर रहे हैं, यानी भाजपा वाले इनको सरकारी मेहमान बना रहे हैं और ये लोग भी सरकारी मेहमान बने हुए। इनको लग रहा है कि ऐसा करने से आम जनता इनको स्वीकार कर लेगी दोस्तों। लेकिन वही है कि चुनाव अगले जब तक आएंगे तब तक ही ये बीजेपी सरकार में लाडले बने रहेंगे और आगे क्या होगा सब जानते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के वोट से जीत कर आए हैं तो कांग्रेस पार्टी के वोटर इनको हराएंगे भी। साथ साथ दोस्तों प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी पार्टी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से लड़ेगी दोस्तों। लेकिन ये वो सीट है जहां पर पिछली बार इनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो क्या प्रशांत किशोर इस सीट को वाकई जीत सकते हैं? अब उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां चल रही है दोस्तों। ऐसे में बांकीपुर सीट 2010 में अस्तित्व में आती है दोस्तों और इस सीट से बीजेपी के नेता बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। नितिन नवीन ने यहाँ पर 78,000 से पहली बार चुनाव था वोटों से, और 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार की गठबंधन बनने के बावजूद यहाँ से अच्छे खासे अंतर से नितिन नवीन चुनाव जीते थे। तो नितिन नवीन का ये गढ़ माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर
पर इनको कभी 60%, कभी 55%, कभी 72% वोट मिले हुए हैं। तो बांकीपुर की सीट से किसी और पार्टी के जीतने की संभावना काफी मुश्किल है दोस्तों। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि वो बीजेपी को गढ़ में हराएंगे, यानी घर में घुसकर चुनौती देंगे और घर में घुसकर चुनाव हराएंगे। ऐसे में दोस्तों प्रशांत किशोर ने यहाँ पर पिछली बार भूमिहार ब्राह्मण को टिकट दिया था और उनको केवल 7,717 वोट मिले थे। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार यहाँ पर दूसरे समीकरण के साथ मैदान में उतर सकते हैं। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान करने से पहले प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। 1 महीने में तेजी से लोगों तक पहुंचने की रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद यहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बांकीपुर बीजेपी का किला जरूर है दोस्तों, लेकिन अगर प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करे तो जरूर इस सीट पर आराम से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर इस सीट पर गलती से भी चुनाव जीत जाते हैं प्रशांत किशोर दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केरल के राजस्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एपी अनिल कुमार गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री पिनरे विजयन पर निशाना साध रहे हैं दोस्तों। और वो कहते हैं कि जो ईडी का छापा पड़ा है पिनरे विजयन के परिवार से जुड़े लोगों के घर पर, तो ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराई, राहुल गांधी ने नहीं कराई। जो पिनरे विजयन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर आरोप मढ़ रहे हैं, उनको ये आरोप बीजेपी वालों पर मढ़ना चाहिए, क्योंकि ईडी का ना तो हमारे पास कोई कंट्रोल है कांग्रेस पार्टी के पास, ना हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम लोग ईडी से उल्टा प्रभावित लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जितने ईडी के छापे पड़े हैं उतना किसी पर नहीं पड़ा और राहुल गांधी बहुत खुश होंगे। इस तरीके की बातें बोलकर पिनरे विजयन क्या कहना चाहते हैं, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता ने एकदम सही जवाब दिया है। मंत्री राजस्व मंत्री एपी अनिल कुमार के द्वारा दिया गया बयान एकदम सही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पिनरे विजयन या विपक्ष के किसी भी नेता को तर्क वाली बात करनी चाहिए, कुतर्क वाली बात करके क्या फायदा है, यानी अगर एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य सरकार के किसी एजेंसी ने कार्रवाई की होती तो लोग बोलते कि हो सकता है राहुल गांधी खुश होंगे इसीलिए कार्रवाई करवा दी। लेकिन जब ईडी का छापा पड़ रहा है, जो ईडी पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में है, तो इसमें राहुल गांधी क्यों खुश होंगे। पिनरे विजयन की ये बातें एकदम पल्ले नहीं पड़ती दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नफरत हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसलमेर के अंदर एक मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम में बीते दिन ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान यानी सिग्नेचर दस्तखत का अभियान चलाया दोस्तों। और दस्तखत इस बात को लेकर किया कि वो डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए गाय को, यानी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज मैदान में उतरे हैं दोस्तों। और ईद के मौके पर ये अभियान चलाया गया है। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग इस बात से तंग आ चुके हैं कि देश के अंदर गाय के नाम पर जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है, निशाने पर लिया जाता है, तो मुस्लिम समाज के लोग भी अब इस बात पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, और पूरी तरीके से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए और राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए गाय को। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है, जैसे देश के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर देश का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, तो उसका संरक्षण करना यानी उसका बचाव करना ये जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी। और ऐसा ही अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो जिम्मेदारी सरकार की होगी, कोई गाय रास्ते पर ना भटके और गौशालाएं बनाई जाएगी और एक तरीके से सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी राष्ट्रीय पशु को बचाने की, और इस जिम्मेदारी को सरकार को लेना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि मुस्लिम समाज के द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये अभियान भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरी तरीके से खत्म कर देगा दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि देश भर के अंदर और तेजी से मुस्लिम समाज के लोगों को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग को लेकर ऐसा ही हस्ताक्षर अभियान चलाने चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की गई दोस्तों, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस पोस्ट में उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। ये शिकायत भवानीपुर थाने के अर्णव क्रांति दास नाम के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई, जिन्होंने डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी की पोस्ट को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया दोस्तों। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 2 मई को किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक रिपोर्ट, एक शिकायत दी गई है, जिसके लिए हमने प्रारंभिक जाँच यानी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी, इन्फॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी है और आलाधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमें शिकायत प्राप्त हुई है। अभिषेक बनर्जी के पुराने बयानों को और ममता बनर्जी के भी पुराने बयानों को अलग अलग थानों के अंदर चुनौती देते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल के सलाखों के किसी न किसी मामले को लेकर भेज दिया जाए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएंगे, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात मॉडल का ट्रांसफार्मर उत्तर प्रदेश में जल गया है। जबरदस्ती जोड़े गए तारों से निकल रही है चिंगारी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बिजली संकट के मामले पर निशाना साध रहे थे दोस्तों। सपा के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल का जो ट्रांसफार्मर है वो जल चुका है। जबरदस्ती जोड़े गए तारों में अब चिंगारी निकल रही है। मीटर बिना बिजली के दौड़ रहा है और भाजपाई लोगों के पीछे जनता भाग रही है। इसी पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि बड़े बड़ों के प्रशिक्षक खुद ही फेल हो गए, उनके शिष्यों का क्या।
जनता पूछ रही है कि ये बीजेपी वाले भाजपाई किसी समस्या के आने पर हाथ क्यों उठा देते हैं। यानी दोस्तों जो AK शर्मा नरेंद्र मोदी के करीबी व्यक्ति है, जिनको गुजरात में अधिकारी होने के साथ नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता था दोस्तों, उनको उत्तर प्रदेश में भेजा गया था ताकि योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे काम कर रही है और केंद्र सरकार का कंट्रोल कैसे बरकरार रखा जाए, ये काम करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उनका पावर डिपार्टमेंट बिल्कुल भी काम करता नजर नहीं आ रहा और अखिलेश यादव और तंज कस रहे हैं दोस्तों। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं दोस्तों, तो स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने ज्यादा पावर कट होते हैं, यानी इतनी बार बिजली जाती है कि आदमी परेशान हो चुका है और गर्मी में लोग तड़प रहे हैं दोस्तों। रात को सोने जाते हैं तो आंख बंद करते हैं तो लाइट चली जाती है और आंख खोलते हैं तो लाइट आ जाती है। यानी इस तरीके से एकदम मजाक चल रहा है दोस्तों और पावर फेल हो चुका है और योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बड़े बड़े दावे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर कर रही है दोस्तों, वो दावे केवल गोदी मीडिया के कैमरों पर दिखाई देते हैं और वो भी एडिटेड दिखाई देते हैं। यानी AI से बनाया गया विकास ही उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के कल्याण में बकरी ईद के मौके पर दुर्गाड़ी किले के अंदर दोस्तों विवाद और प्रदर्शन देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक नमाज के दौरान कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग हिंदुत्ववादियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद इलाके के अंदर तनाव की स्थिति हो गई दोस्तों। इस बीच शिवसेना UBT के सांसदों का बयान भी चर्चा में आ गया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार बलि देकर आई हुई सरकार है और कामाख्या मंदिर में 55 भैंसों की बलि इन्होंने दी थी, वह भी तो कुर्बानी ही थी, उस पर भी इनको आपत्ति जतानी चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई दोस्तों। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।